श्रीलंका में मचा कोहराम। कोलंबो में हालात बेकाबू। देश में फिर इमरजेंसी की घोषणा। श्रीलंका में हालात बेकाबू हो गए हैं और इस वजह से यहां इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की है। दरअसल राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को आज इस्तीफा देना था, लेकिन बिना इस्तीफा दिए ही वो देश छोड़कर भाग गए हैं। इससे जनता फिर भड़क उठी है। गोटाबाया ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, जिससे नाराज जनता ने बुधवार को संसद भवन और प्रधानमंत्री हाउस का घेराव किया। इस बीच प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया। राष्ट्रपति के देश छोड़ते ही कोलंबो में हंगामा मच गया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन एरिया को छोड़कर तमाम प्रदर्शनकारी मार्च कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल छोड़कर हजारों प्रदर्शनकारियों ने संसद और पीएम हाउस का घेराव किया। श्रीलंका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पीएम रानिल विक्रमसिंघे के आवास पर पहुंच गए हैं। वहां भारी सुरक्षा बल भी तैनात है। इस बीच सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके साथ ही श्रीलंका के पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात खराब होते देख पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी है। उन्होंने आदेश दिया कि दंगा कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके वाहनों को भी जब्त किया जाए। इमरजेंसी की घोषणा के बाद जनता का गुस्सा और भड़क उठा है और विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। लोग अब प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रानिल विक्रमसिंघे देश के कार्यकारी राष्ट्रपति बनाए गए हैं। उन्होंने पहले ही सर्वदलीय सरकार बनने पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति गोटाबाया ने वादा किया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे, लेकिन गिरफ्तारी की बढ़ती आशंका को देखते हुए वो इस्तीफे से पहले ही देश छोड़कर भाग निकले हैं। इसके बाद गुस्साए लोगों ने गोटाबाया के खिलाफ नारे लगाए और उनके इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर हेलीकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है। उन्हें रोकने के लिए बीच बीच में हवाई फायरिंग भी की जा रही है ताकि भीड़ को काबू में किया जा सके। आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था को न संभाल पाने के कारण लोगों में राजपक्षे के खिलाफ गुस्सा है। कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया था। कुल मिलाकर श्रीलंका की आर्थिक स्थिति बेहद ही खराब बनी हुई है। ऐसे में चिंता इस बात की कि अब आगे क्या होगा। गुजरात से एक बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पालनपुर जेल से गिरफ्तार किया है। संजीव भट्ट को दंगों के संबंध में बेगुनाह लोगों को गलत तरीके से फंसाने की साजिश के एक मामले में ट्रांसफर वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया है। संजीव भट्ट 27 साल पुराने एक मामले में 2018 से बनासकांठा जिले की पालनपुर जेल में बंद थे। यह मामला राजस्थान के एक वकील को गलत तरीके से फंसाने से जुड़ा बताया जा रहा है। मुकदमे के दौरान पूर्व आईपीएस अधिकारी को जामनगर में हिरासत में मौत के एक मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। वहीं अहमदाबाद अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त चैतन्य मांडलिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमने ट्रांसफर वारंट पर पालनपुर जेल से संजीव भट्ट को हिरासत में लिया और मंगलवार शाम को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि गुजरात सरकार ने 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद हुए दंगों से संबंधित विभिन्न मामलों में झूठे सबूत के मामले में भट्ट, श्री कुमार और तीस्ता सीतलवाड़ की भूमिकाओं की जांच के लिए पिछले महीने एसआईटी का गठन किया था
और इसके सदस्यों में से एक मांडलिक भी हैं। अपराध शाखा ने पिछले महीने सीतलवाड़ और श्री कुमार को गिरफ्तार किया था और वे अभी जेल में हैं। वहीं 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, जिसके बाद श्री कुमार और सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई थी। इसी क्रम में यह अब तीसरी गिरफ्तारी है। एंटी ड्रग एजेंसी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से जुड़े ड्रग केस में दाखिल अपने मसौदे आरोपों में दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने भाई शोविक समेत अन्य आरोपियों से कई बार गांजा लिया था और उसे राजपूत को दिया था। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिया अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार में है। एनसीबी ने ड्रग केस में चार्ज ड्राफ्ट किए हैं, जिसमें रिया और 34 अन्य आरोपियों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग सप्लाई करने का चार्ज लगाया है। सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप है। आपको बता दें, रिया पर एनसीबी का आरोप है कि एक्ट्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदी और उसके लिए भुगतान किया। मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोप हैं। मालूम हो, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने घर में मृत पाए गए थे। एनसीबी ने अपने चार्ज ड्राफ्ट में दावा किया है कि रिया ने सैम्यूल मिरांडा, शोविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और दूसरे लोगों से कई बार गांजा लिया। गांजे की डिलीवरी लेने के बाद रिया ने इसे दिव्यांग सुशांत सिंह राजपूत को सौंप दिया। रिया ने मार्च 2020 से सितंबर 2020 के दौरान गांजे की इन डिलीवरी की पेमेंट की। ड्राफ्ट के मुताबिक रिया ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा के तहत अपराध किया है। आपको बता दें, मामले के सभी 35 आरोपियों के खिलाफ चार्ज किए गए ड्राफ्ट के मुताबिक ये सभी मार्च 2020 से सितंबर 2020 के दौरान आपराधिक साजिश में शामिल हैं। वो इस दौरान एक दूसरे के साथ या ग्रुप्स में नशीले पदार्थ की खरीद बिक्री, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट करने के अलावा बॉलीवुड समेत हाई सोसाइटी के लोगों इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। बिना लाइसेंस के मुंबई महानगर क्षेत्र में नशीले पदार्थ की तस्करी करते थे। इसके साथ गांजा, चरस, LSD, कोकीन लेते थे, जो कि अपराध है। बता दें, रिया के भाई शोविक के खिलाफ तय आरोप बताते हैं कि वो ड्रग्स पेडलर्स के साथ लगातार संपर्क में था। वो गांजा, चरस, हैशिश की डिलीवरी के लिए ऑर्डर देता था। शोविक ने अब्दिल बासित, केजान, इब्राहिम, करमजीत सिंह आनंद और सूर्यदीप मल्होत्रा समेत दूसरे लोगों के गांजे की डिलीवरी लेकर उसे सुशांत को सौंपा। उन डिलीवरी के लिए कभी खुद पेमेंट की तो कभी रिया चक्रवर्ती के जरिए मार्च 2020 से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान ड्रग्स पेडलर्स को भुगतान किया। बता दें, सुशांत के खास दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। एनसीबी का आरोप है कि पिठानी आरोपी सैम्यूल मिरांडा, शोविक, दीपेश सावंत, रिया और सुशांत के साथ ड्रग्स गांजे की खरीद के लिए सीधे संपर्क में था। ये ड्रग्स गांजा सुशांत और बाकियों के सेवन के लिए जनवरी 2020 से अगस्त 2020 के दौरान खरीदा गया था। पिठानी सुशांत के कोटेक ऐप का इस्तेमाल करता था। वीड और गांजा समेत दूसरे ड्रग्स सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर खरीदे और इसे बैंक ट्रांजैक्शन में पूजा सामग्री के तौर पर दिखाया गया। इस तरह सुशांत को ड्रग्स एडिक्शन की ओर धकेला गया, जिसे एनसीबी ने क्राइम माना है। देश में मॉनसून की एंट्री के बाद से ही अलग अलग राज्यों के लिए बारिश आफत लेकर आई है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य हैं जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जबकि पौष इलाकों में भी बारिश का पानी भर गया है। गुजरात में भारी बारिश से मची तबाही के बीच अब तक 59 लोगों की जान चली गई है। उधर तेलंगाना में भी कई स्थानों पर निचले इलाकों में पानी भर गया है और गांवों के बीच सड़क संपर्क क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इन राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 218 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अकेले बाढ़ की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर से लेकर नासिक तक हाहाकार मची हुई है।
महाराष्ट्र में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। बारिश के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर है। नदी किनारे बने घर और मंदिर सब कुछ डूब गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और अकोला में बाढ़ कहर बरपाने लगी है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अकोला में नदियों के उफान की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नजर बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। एमपी के सागर में भारी बारिश की वजह से रेलवे लाइन के चारों तरफ पानी भरा है। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए बनी पुलिया पानी में डूब चुकी है। ऐसे में लोगों के सामने आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से होकर आने जाने लगे हैं। कई जगह आसमानी बिजली गिरी है, जिससे 3 स्कूली बच्चों की भी मौत हो गई है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश कहर बरपा रही है। इस प्रदेश में भी बारिश की शुरुआत से लेकर अब तक 59 लोगों की जान चली गई है। एनडीआरएफ की टीम 13 टीमें राज्य के अलग अलग जगहों में तैनात है। यहाँ नर्मदा नदी में बाढ़ की वजह से प्रशासन सतर्क है। भरूच और नर्मदा जिले के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत के आगे मासूम भी बेबस और लाचार हो गए। सुकमा में भारी बारिश से गांव में पानी भर गया है, रास्ते कट गए हैं। ऐसे में गांव वाले अपने बच्चों को उफनते नाले को पार कराने के लिए एक बर्तन में रखकर धीरे धीरे सैलाब को पार कराते दिखे हैं। वहीं बस्तर में भी भारी बारिश ने स्कूली बच्चों का रास्ता रोक दिया है। आपको बता दें, दक्षिण भारत में भी इन दिनों सैलाब कहर बनकर टूटा है। कर्नाटक के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेलगावी में नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश से कर्नाटक का बेलगावी जलमग्न हो गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ तेज बारिश की वजह से बेलगावी की घटप्रभा नदी पूरे उफान पर है। भारी बारिश की वजह से विजयपुरा इलाके में एक मकान की छत गिर गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की और लोगों तक मदद और राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साल 2019 से देश के कोने कोने में फैला कोरोना संक्रमण पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,906 मामले दर्ज हुए हैं, जो कल के मुकाबले 24% ज्यादा है। बता दें कि बीते दिन यानी सोमवार को कोरोना के 13,615 मामले रिपोर्ट किए गए थे, जबकि 20 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। एक दिन में ही कोरोना के मामलों में अच्छा खासा उछाल आया है। बीते दिन कोरोना के मामले सामने आने के बाद लग रहा था कि अब कोरोना दम तोड़ रहा है, लेकिन एक बार फिर कोरोना के मामले 16,000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,36,69,850 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 45 लोगों की मौत हुई है, जो कल के मुकाबले काफी ज्यादा है। देश में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,25,519 हो गई है। चिंता की बात यह है कि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या देश में हर रोज बढ़ रही है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 1,32,457 हो गई है, जो कि कुल मामलों के 0.30% है। पिछले 24 घंटे में 1,414 एक्टिव केस बढ़े हैं। अच्छी बात यह है कि कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी हर रोज बढ़ रही है। मरीजों के ठीक होने की पॉजिटिविटी रेट 98.49% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15,447 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं।
टोटल रिकवरी की बात करें तो देश में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 4,30,11,874 है। डेली पॉजिटिविटी रेट 3.68% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 4.26% है, जबकि इससे मरने वालों की दर 1.20% दर्ज की गई है। दिल्ली की बात करें तो मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 400 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 2.92% है। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 4,59,302 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 86,77,00,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। तो वहीं देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अब तक कुल 199,12,00,000 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 11,15,068 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी गई है। पिछले कई दिनों से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा 2,659 मामले दर्ज किए गए हैं। केरल और महाराष्ट्र को पछाड़ते हुए पश्चिम बंगाल टॉप पर आ गया है। पश्चिम बंगाल के बाद 2,435 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं तमिलनाडु से 2,280, केरल से 2,211 और कर्नाटक से 891 कोरोना केस सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मणिपुर सरकार ने राज्य में अगले सप्ताह तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।